हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे एक बार फिर आपका फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे आज के लर्निंग आउटकम्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, ये फिनोमेना होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरा हम समझेंगे कि कौन सी कंडीशंस है जिनकी वजह से या जिनके रहने से ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में मदद मिलती है। इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जब लैंडफॉल होता है, जब ये समुद्र से ज़मीन पर आते हैं, तट को क्रॉस करते हैं, तो ये अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर जाते हैं, इनकी ताकत कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसके बाद हम देखेंगे या समझेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ये रोटेट क्यों करते हैं, घूर्णन क्यों करते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर इतनी एनर्जी, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये आती, इतनी ऊर्जा आती कहाँ से है कि ये कार को पलट देते हैं, बस को अपने साथ खींच ले जाते हैं, और कभी कभी तो बड़े जहाज़ों को भी पलट देते हैं। तो इनके अंदर एकदम से इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, इनका ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है, ये फिनोमेना है क्या। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये इंटेंस सर्कुलर रोटेटिंग स्टॉर्म्स होते हैं। ये तूफान होते हैं जो सर्कुलर गोलाकार होते हैं और ये रोटेट करते रहते हैं। देखिए, ये इस फिगर में साइड में, राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये किस तरीके से सर्कुलर है और रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये भी हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट, ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस, ये इंडिकेट कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़ इसमें वार्म शब्द इंपॉर्टेंट है और दूसरा ओशंस है, इस पर अभी हम लोग आगे आएंगे। इसके बाद ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, निम्न दाब का क्षेत्र होता है। इसके केंद्र में इसकी ऊंचाई पूरे ट्रोपोस्फियर में, क्षोभमंडल में एक्सटेंड कर सकती है। इसकी ऊंचाई 8 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। और इसके साथ में हाई वेलोसिटी विंड, जो हवाएं हैं वो बड़ी तेज़ चलती हैं, तीव्र होती हैं, उनकी 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे तक रफ्तार हो सकती है। हैवी रेनफॉल होती है, खूब वर्षा होती है इसके साथ में। और इसी के साथ में एक फिनोमेना होता है स्टॉर्म सर्ज का। स्टॉर्म सर्ज होता है जहाँ से भी समुद्र के ऊपर जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात गुजरते हैं, तो इनके जो ठीक नीचे का समुद्र होता है उसका जलस्तर थोड़ा सा उठ जाता है निम्न दाब की वजह से। इसके जो ऊपर का निम्न दाब है, इस पर हम लोग जब इस सीरीज़ के अगले लेक्चर में बात करेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन 2, उसमें हम डिस्ट्रक्शन, होने वाले डिस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो स्टॉर्म सर्ज को हम लोग और विस्तार से समझेंगे। तो ये तीनों चीज़ें, हाई वेलोसिटी विंड, हैवी रेनफॉल और स्टॉर्म सर्ज, ये तीनों मिल करके ट्रॉपिकल साइक्लोन को एक सीरियस हैज़ार्ड बनाते हैं कोस्टल एरियाज़ के लिए। जब भी आते हैं तो खूब तबाही करते हैं। और आखिरी पॉइंट, इट लूजेज स्ट्रेंथ आफ्टर लैंडफॉल। जैसा हमने भी पहले बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जब समुद्र को क्रॉस करके, कोस्ट को क्रॉस करके, तटरेखा पार करके लैंड में आते हैं, तो इनकी ताकत एकदम से कम हो जाती है, इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। क्यों? ये सब बातें हम लोग अब आगे समझेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है वार्म ट्रॉपिकल ओशन। ये वार्म है और ओशन है, ये समुद्र के ही ऊपर बनते हैं, महासागर के ही ऊपर बनते हैं, जहाँ पर जल गर्म है। तो मान लीजिए किसी कंडीशन से, किसी भी कारण से यहाँ पर गर्म जल इकट्ठा हो गया, अगल बगल की अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी यहाँ पर इकट्ठा हो गया, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसके ऊपर का जो प्रेशर है वो लो हो जाएगा, लो प्रेशर होगा। और जैसे ही लो प्रेशर होगा, हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगेंगी, कुछ इस तरीके से। और जब ये हवाएं ऊपर उठेंगी तो उस जगह को भरने के लिए अगल बगल की हवाएं आकर के उस गैप को भरेंगी, उस स्थान को भरेंगी, और ये एक इस तरह का सिस्टम बन जाएगा। थोड़ा ऊपर जाने पर, क्योंकि ये हवाएं मॉइस्ट है, इनके अंदर मॉइस्चर कंटेंट खूब है, ह्यूमिड है, तो थोड़ा ऊपर जाने पर इसमें कंडेंसेशन हो जाएगा, संघनन की प्रक्रिया हो जाएगी। ये संघनन होगा, और जैसे ही कंडेंसेशन होगा तो इसके अंदर की जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, वो रिलीज़ हो जाएगी। और ये गुप्त ऊष्मा इस हवा के कॉलम को और ऊपर उठने में
मदद करेगी और हम देखते हैं कि समुद्र के ऊपर एक लो प्रेशर का कॉलम इस तरीके से ऊपर की तरफ डेवलप हो जाता है, जिसकी हाइट 6 से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक हो सकती है। इसी क्रम में आपको बताएं कि अगर ये एक साइक्लोन बना जो इस तरीके से मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, अभी इस पर हम और आगे आ रहे हैं, ये इस तरीके से घूम रहा है ये सिस्टम। अगर ये साइक्लोन आगे मूव करता हुआ और लैंड पर आ गया, मान लीजिए कि ये यहाँ पर लैंड है, तो जब ये साइक्लोन का सिस्टम लैंड पर आएगा तो हवाएं तो इसके अंदर ऊपर उठेंगी ही, ये हवाएं तो ऊपर जाएगी ही, लेकिन चूँकि ये हवाएं लैंड के ज़मीन के ऊपर की हैं तो इनके अंदर उतनी मॉइस्चर नहीं होगा, उतना जो ह्यूमिडिटी है, जो पानी का कंटेंट है वो उतना नहीं होगा जितना कि यहाँ पीछे ओशन पर था। तो ये हवाएं ऊपर तो जाएंगी, लेकिन चूँकि इनके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है, तो अगर इनमें संघनन होता भी है तो लेटेंट हीट जो रिलीज़ होगी वो उतनी मात्रा में नहीं होगी जितनी कि गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट रिलीज़ हो रही थी जब ये ओशन के ऊपर था। और जितनी ज़्यादा लेटेंट हीट निकलेगी इसकी हाइट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो लैंड पर आने पर जब वाटर का कंटेंट कम हो गया तो संघनन होने के बाद गुप्त ऊष्मा जो रिलीज़ हो रही थी उसकी मात्रा भी कम हो गई, और जब लेटेंट हीट रिलीज़ होने की मात्रा कम हो गई तो ये जो ऊपर की तरफ टावर डेवलप किया था 6 से 8 किलोमीटर का, उसकी हाइट कम होने लगती है। और जब इसकी हाइट कम होने लगेगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा हमारा साइक्लोन है इसकी ताकत, इसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए, इसको ताकत देने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो लेटेंट हीट है, जो इस साइक्लोन को भरपूर मात्रा में मिलती है जब ये समुद्र के ऊपर होता है। और जैसे ही लैंडफॉल होता है, जैसे ये लैंड पर आता है तो साइक्लोन तो रहेगा, लेकिन इसको जो लेटेंट हीट मिल रही थी उसका स्रोत कट जाता है, जिसकी वजह से ये वीक पड़ जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा पिछले स्लाइड में कि कोई एक स्थान था जहाँ पर लो प्रेशर का सिस्टम बन गया, तो यहाँ से हवाएं ऊपर चली गई और अगल बगल की हवाएं आकर के यहाँ पर ये जो लो प्रेशर बना था, जो स्थान था जहाँ से हवाएं ऊपर गई थी, उस स्थान को भर दिया इन्होंने। तो ये तो एक बड़ी जो इक्वेटर पर होती है, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल में हम लोगों ने संवहनी प्रक्रिया पढ़ी थी, कैसे ट्रॉपिकल एरिया में ये चीज़ अलग हो जाती है, या कैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो कोरियोलिस इफेक्ट है, कोरियोलिस प्रभाव है, ये किस तरह का प्रभाव डालता है। ज़रा इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। अगर ये भूमध्य रेखा पर होता, मान लीजिए कि ये निम्न दबाव का क्षेत्र था, तो इसके ऊपर हवाएं इस तरीके से आ जाती और जहाँ कर इस स्थान को भर देती। लेकिन अगर ये है कहाँ पर, इक्वेटर पर। लेकिन अगर यही चीज़ इसी तरीके का एक लो प्रेशर का सिस्टम मान लीजिए 20 डिग्री नॉर्थ पर है, तो अब ये हवाएं यहाँ पर सीधे न जा करके, ये हवाएं यहाँ पर सीधे न जा करके तिरछे जाएंगे, ये हवा यहाँ पर सीधे ना आकर के ऐसे आएगी। तो जब ये हवाएं इसके ऊपर सीधे ना जा करके तिरछे जाएंगी, एक एंगल बना करके जाएंगी। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हवा इसको यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है तो ये सीधे ना जा करके अपने दाहिने की तरफ, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाता है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और ये भी दाहिने की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। और जब ये एक कोण बना करके जाएगी तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से घूमना शुरू कर देगा। तो ये इसको एक सर्कुलर मोशन देता है, जिस वजह से इस पूरे साइक्लोन का डेवलपमेंट होता है। अगर एक फिगर और देखें, मान लीजिए कि ये एक गोल लो प्रेशर का सिस्टम है यहाँ पर समझने के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो हवाएं हैं ये इसके ऊपर एक कोण बना करके ये इस तरीके से हवाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं इसके ऊपर। और जब ये हवाएं एक कोण बना करके पहुँचेंगी तो ये पूरा सिस्टम एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा, जो बेसिस होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। ये प्रभाव है कोरियोलिस इफेक्ट का। यहाँ अब एक चीज़ देखिए कि क्यों ये वार्म ट्रॉपिकल ओशन पे ही बनता है। ये इक्वेटर से लेकर के 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स है वो बहुत वीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये साइक्लोन नहीं बन पाएंगे। और 30 डिग्री या इसके ऊपर जब आप जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, नॉर्थ या साउथ में, तो इसको यहाँ पर वार्म वाटर नहीं मिलेगा, वार्म वाटर इसको नहीं मिलेगा। और यहाँ पर
कोरियोलिस फोर्स बहुत वीक है। तो ये एक बीच का एरिया है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ की बेल्ट, जिसमें यहाँ पर इसे वार्म वाटर भी मिल जाता है और पर्याप्त मात्रा में कोरियोलिस बल भी मिल जाता है, जो उस लो प्रेशर सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सदर्न हेमिस्फीयर में घुमाता है, जिससे इस साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और अंत में एक आखिरी महत्वपूर्ण बात कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वेयर डू दे गेट एनर्जी फ्रॉम, कि ये अपने साथ कार को, बस को, जहाज़ों को उलट पलट देते हैं। आखिर है तो यह हवा, तो हवा में इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा एक जगह कहाँ से इकट्ठी हो गई। तो देखिए इसका बेसिक प्रिंसिपल है, हम लोगों ने अपने क्लास 9-10 में या कभी न कभी जीवन में ये एग्जाम्पल ज़रूर ये प्रैक्टिकल किया है कि अगर आप एक बाई कॉन्वेक्स लेंस को रखें सनलाइट में, तो यही सनलाइट है, लेकिन ये लेंस इस पूरी सनलाइट की जो ऊर्जा है उसको एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देता है, केंद्रित कर देता है, जिससे इस सनलाइट का यहाँ पर प्रभाव इस जगह पर एकदम बढ़ जाता है और वो इतना हो जाता है कि उस कागज़ को, उस पत्ते को या उस चीज़ को इतना गर्म कर सकती है कि उसमें आग तक लग जाती है। ये एक्सपेरिमेंट हम सब लोगों ने किया है। अब ज़रा हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन के कंटेक्स्ट में इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई समुद्र के ऊपर एक जगह है जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है और यहाँ इसका टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इस जगह का तापमान अपने अगल बगल से ज़्यादा है तो मतलब इसके चारों ओर एक सर्किल होगा, एक आइसोथर्म, एक समताप रेखा होगी जिसका तापमान यहाँ पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसके बाद एक और होगी जिसका तापमान बीच में इसमें 34 होगा, उसके बाद 33 होगा, 32 होगा, 31 होगा और फिर 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये जो टेम्परेचर 40, 35 और 30 हैं, ये सरफेस पर है, ये समुद्र पर है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर समुद्र पे जिस जगह पर ये तापमान 40 डिग्री है, हमें पता है कि अगर हम ऊपर चलें, वर्टिकल अगर हम लंबवत ऊपर चलें तो 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। मतलब यहाँ जहाँ पर तापमान सतह पर या समुद्र की सरफेस पर 40 है, अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो एक हाइट आएगी जिस हाइट का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर यहाँ 40 है तो लगभग आप ऊपर जाएंगे 600-800 मीटर ऊपर जाने पर एक पॉइंट आएगा जिसका तापमान 35 होगा और उसके ठीक नीचे समुद्र का तापमान 40 होगा। अब देखिए यहाँ सेंटर में 40 है, ऊपर 35 है और इसके बाहर भी 35 है। अब अगर हम ये जो बाहर 35 वाला सर्किल है, अगर हम इसको जोड़ दें तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर 40 डिग्री का तापमान है, इसके ऊपर एक शंकु, एक कोन रखा हुआ है जिस कोन के सरफेस का टेम्परेचर 35 डिग्री है। इसी तरीके से एक इससे और बड़ा कोन होगा जिसकी सरफेस का टेम्परेचर 30 डिग्रीज होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये 3 डायमेंशनल फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना नहीं है। इसकी हाइट पूरी 6 से 8-10 किलोमीटर तक हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक के ऊपर एक इस तरीके से टेम्परेचर के कोण रखे हुए हैं इसके ऊपर। और हमें पता है कि टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो एकदम विपरीत होता है। मतलब ये कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर लो हो जाएगा और जहाँ पर टेम्परेचर लो है वहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर का कोण, इसका शंकु इस तरीके से उल्टा रखा हुआ कोण है, तो इसी जगह पर जो प्रेशर का कोण बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जरा इस फिगर को आप और इस फिगर को कंपेयर करिए, जो हमने लाइट का एग्जाम्पल दिया था। देखिए जैसे ही प्रेशर का कोण सीधा रखा हुआ शंकु, सीधे रखे हुए कोण बनेंगे, तो ये जो पूरी एटमॉस्फेयर की एनर्जी थी वो किसी एक पॉइंट पर, एक बहुत छोटी सी जगह पर आकर के कंसंट्रेट होती है। और जब एक बड़े एरिया की एनर्जी, देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा एरिया है, जब एक बड़े एरिया की एनर्जी आकर के एक छोटे से पॉइंट पर कंसंट्रेट होती है तो निश्चित रूप से
जैसे यहाँ पर ये सनलाइट एकदम नॉर्मल थी, लेकिन जब ये कंसंट्रेट हो गई तो इसकी ताकत यहाँ पर बढ़ गई। ठीक इसी तरीके से देखिए इस हवा के कॉलम में यहाँ पर उतनी ताकत नहीं है, लेकिन जब इस पूरे हवा के कॉलम की एनर्जी एक पॉइंट पर या एक छोटे से स्थान पर जब कंसंट्रेट होगी तो इसमें निश्चित रूप से बहुत ताकत आ जाएगी। दूसरा, एक तो ये लो प्रेशर का सिस्टम बना तो शंकु आकार हो गया, कोनिकल शेप है, और दूसरा इसके तक जो हवाएं पहुंच रही हैं वो सीधे ना पहुंच करके एक कोण बना करके पहुंच रही हैं, जिससे कि ये पूरा सिस्टम रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तो इसकी शेप कोनिकल है, कोन के तरह का शेप है, इस तरीके का जो प्रेशर है इसका इस तरह का शेप बन गया, यही शेप होता है साइक्लोन का, और उसके बाद ये घूम भी रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो शक्ति है वो कितनी विनाशकारी होती है। यही पर एक चीज़ और बताएं, अगर आप इधर दाहिने की तरफ एक फिगर देखिए कि पहले जो सिस्टम था, जो पहले हवा का कॉलम था, उसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा थी। जब ये चीज़ रोटेट करेगी तो जो कोणीय गति या एंगुलर मोमेंटम है उसका ये नियम होता है कि इसकी साइज़ जितनी बड़ी होगी तो रोटेट करने की जो तीव्रता है वो उतनी स्लो होगी, और ये चीज़ जितनी पतली होती चली जाएगी तो जो घूमने की वेलोसिटी है, जो रोटेट करने की रफ्तार है, वो उतनी बढ़ती जाएगी। तो जितना ज़्यादा ये कंसंट्रेट होता जाएगा, जितना ज़्यादा जो प्रेशर की सरफेस है वो कंसंट्रेट होती जाएगी, उतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं जो सेंट्रल पार्ट है उसमें हवाओं के घूमने की गति भी बढ़ती जाती है। और ये तीनों चीज़ें मिलकर के एक गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है, जो इस पूरे कॉलम को ऊंचा कर रही है। नीचे समुद्र की सरफेस है जो लगातार उसको नम पानी, ह्यूमिड वाटर, मॉइस्चर और लेटेंट हीट युक्त पानी ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, कोरियोलिस फोर्स जो इस पूरे सिस्टम को घुमा रहा है। और तीसरा, इस घूमने के क्रम में इसकी जो नीचे का पार्ट है वो पतला होता जाता है, जिससे कि इसकी जो कोणीय गति है, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो बढ़ता जाता है। और ये तीनों चीज़ें मिल करके जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसको एक बहुत ही घातक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना में परिवर्तित कर देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात किया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या है, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में ट्रॉपिकल साइक्लोन जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये बनते हैं, ये क्यों रोटेट करते हैं, कोरियोलिस इफ़ेक्ट का क्या प्रभाव होता है, लेटेंट हीट का क्या प्रभाव होता है, और इनके अंदर इतनी सारी ऊर्जा कहाँ से इकट्ठी हो जाती है, ताकत कहाँ से मिलती है। ये तो था ट्रॉपिकल साइक्लोन का लेक्चर 1 या पार्ट 1 था। जो हमारा अगला लेक्चर होगा इसका पार्ट 2, उसमें हम बात करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वितरण क्या है, इनका नॉमेनक्लेचर क्या है, कैसे इनको नाम दिए जाते हैं, इनसे जुड़ा हुआ जो वेदर, जो मौसम का कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती हैं, कैसे मौसम में बदलाव आते हैं साइक्लोन के आने से या वहाँ से हटने से। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे डैमेज और डिस्ट्रक्शन की जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से होता है, जिस पर सैफर सिम्पसन स्केल है, थोड़ी सी इसकी बात होगी। और फाइनली हम लोग देखेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इनका हम लोग पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं और इनसे जुड़ी चेतावनियाँ कैसे दी जाती हैं, उसका क्या सिस्टम है, इस पर हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। और अंत में बारी थिंकिंग ज्योग्राफिकली की। वाई शिप्स आर सेंट टूवर्ड्स द हाई सीज एज ट्रॉपिकल साइक्लोन अप्रोचेस द कोस्ट। जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट की तरफ बढ़ते हैं तो जो जहाज होते हैं उनको बंदरगाहों के पीछे छिपाने के बजाय गहरे सागर की तरफ भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों, इस पर विचार करिएगा।